So, Bismillahirrahmanirrahim. So far we have covered three basic knowledge areas जिसके अंदर हमने स्कोप बेसलाइन इस्टेब्लिश की थी और फिर हमने अपने स्केड्यूल की बेसलाइन इस्टेब्लिश की और रिसेंटली हमने अपनी कॉस्ट बेसलाइन भी कर ली और उसके अलावा हमने ऑब्वियसली कंट्रोल के भी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल जो रिलेटेड पार्ट है वो भी देखा. सो प्लानिंग पार्ट भी हो गया. इन तीनों मेजर जो नॉलेज एरियाज था वो वी हैव कवर्ड. अब उसके बाद बेसलाइन हमारे पास है और अब हम बाकी चीज़ों को देखेंगे और बाकी चीज़ों के अंदर जो फर्स्ट नॉलेज एरिया आता है वो क्वालिटी का. क्वालिटी के बारे में जो चीज़ हमें माइंड में रखनी चाहिए, अगर मैं कहूँ कि सबसे बुनियादी बात वो ये कि क्वालिटी को हम अपने प्लान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं रादर देन कि हम अपनी चीज़ों को पहले बनाएं और बनाने के बाद उसको चेक करें कि यार ये ठीक बनी है नहीं. वी वांट टू इंश्योर कि हम अपने डिफरेंट स्टेप्स पे ये चीज़ बनाने के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनके अंदर क्वालिटी को प्लान के अंदर डाल दें. वी कॉल इट कि हम प्लान इन क्वालिटी करते हैं रादर देन इंस्पेक्टिंग द क्वालिटी. एक जो पहले बिल्कुल क्वालिटी की जब परवाह नहीं थी तो उस वक्त ये समझा जाता था कि भाई क्वालिटी का मतलब ये है कि आप कस्टमर को चीज़ दे दें और कस्टमर जो है वो अगर कोई कंप्लेंट करे तो आप उस कंप्लेंट को हैंडल करें, एड्रेस करें. जो इनिशियल इमेज था क्वालिटी का वो कुछ इस तरह से आया. फिर उसके अंदर एडिशन ये हुआ कि नहीं यार, कस्टमर को देने से पहले पहले जब चीज़ बन जाए तो हम उसे एक दफ़ा खुद चेक करके देखें और अगर खुद चेक करने के नतीजे में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम वो कस्टमर को ना दें बल्कि हम उसको रीवर्क करके उसको ठीक करके वो कस्टमर को दें. फिर एक और कॉन्सेप्ट आया और वो कॉन्सेप्ट ये था कि जी आप अपने जो लास्ट अभी जो मतलब कर रहे हैं वो हम ये कहते हैं कि हम अपने ना सिर्फ ये कि क्वालिटी के सॉरी जो 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 डिलीवरेबल है उसकी क्वालिटी को या उसके अंदर डिफेक्ट्स को चेक करें बल्कि हम अपने प्रोसेसेस को भी दरमियान में चेक करते रहें कि हमारे प्रोसेसेस ठीक चल रहे हैं या नहीं. और फिर ऑब्वियसली अब जो हम काम करते हैं वो ये करते हैं कि हम पहले पूरा प्लान करते हैं और प्लान करने के नतीजे में सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जी हमारे प्रोजेक्ट पे क्वालिटी क्या होगी. इसका मतलब है व्हाट वुड बी क्वालिटी, या इसका मतलब है कि हमने अपने प्रोजेक्ट पे कौन कौन से क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं. इसका मैं अभी शॉर्टली थोड़ी देर में आपको पूरा क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो समझाऊंगा थ्रू अ डायग्राम. और वो बल्कि मैं सबसे पहले मुझे लेट मी एक्सप्लेन यू और बाकी चीज़ें जो है ना हम फिर बाद में आएंगे और ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे. अच्छा, सबसे पहले तो आपके माइंड में क्वालिटी की डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए. और क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है? क्वालिटी की डेफिनेशन ये नहीं है कि जी मैंने सबसे अच्छा हाई ग्रेड जो चीज़ है वो लगा दी. ये क्वालिटी की डेफिनेशन नहीं है. क्वालिटी की डेफिनेशन ये है कि जो कस्टमर ने मुझसे मांगा है, जो रिक्वायर्ड क्वालिटी सॉरी जो लेवल है, जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है या जो रिक्वायर्ड ग्रेड है जिस पे कस्टमर ने एग्री किया है, हमने वो वाली चीज़ बना के देनी है. मीन्स नथिंग मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड. फॉर एग्जांपल मैं पहले इसको आपको गाड़ियों की एग्जांपल के थ्रू एक चीज़ समझाता हूँ और उसके बाद आई कम टू द प्रोजेक्ट एज वेल. एक कस्टमर है और वो ये कहता है कि लेट्स से सर और मैम मैं जो है ना 20 लाख लगाने के लिए तैयार हूँ और इस 20 लाख के अंदर मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो कार मैं ख़रीदूंगा उस कार के अंदर ये बेसिक फीचर्स होने चाहिए. ठीक है, अब वो आप कह लें कि ऑल्टो मेहरान या कोई भी एक लेवल आप रख लें, जी ये वाले मेरे बेसिक फीचर्स होने चाहिए. ठीक है, प्राइसेस को आप फिलहाल इग्नोर कर दें. अच्छा, तो कोई भी बेसिक लेवल की कार मैं कहता हूँ कि यार ये फीचर्स होने चाहिए. अगर तो इन 20 लाख के अगेंस्ट जो फीचर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या जो ग्रेड ऑफ कार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मुझे उसी ग्रेड की कार मिल जाती है तो आई वुड से कि मेरी ये कार इस कस्टमर के मुताबिक या अगर मैं ख़रीद रहा हूँ तो मेरी क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करती है. मेरा जो डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड था विद इन दिस प्राइस वो यही था. अच्छा, अब इसके बरक्स लेट से एक कार है जो 1 करोड़ की है और वो 1 करोड़ जो है ना जिन साहब ने ख़रीदी है वो साहब ये कहते हैं कि भाई मैंने जो 1 करोड़ लगाया लेट से उस 1 करोड़ में ये जो कार है वो डिज़ायर्ड फीचर्स या वो जो डिज़ायर्ड ग्रेड मैं समझ रहा था वो मुझे नहीं मिल रहा. तो दैट मीन्स कि ऑल दो ये हाई ग्रेड की कार थी, 1 करोड़ की कार खरीदी है, बहुत सारे फीचर्स एडवांस फीचर्स इसके अंदर थे,
बट क्योंकि ये कस्टमर ने जो डिजायर्ड लेवल समझा था या जो डिजायर्ड फीचर थे इस प्राइस को पे करने के अगेंस्ट, वो अगर उसे नहीं मिल रहे तो आई वुड से कि ठीक है ये हाई ग्रेड की कार है बट इसकी क्वालिटी लो है। क्वालिटी लो होने से मुराद कि मैंने इस कस्टमर ने जो डिजायर्ड फीचर्स थे या डिजायर्ड फंक्शनैलिटीज थी या जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो उसे नहीं मिली है। सो बिल्कुल इसी तरह प्रोजेक्ट के ऊपर भी क्वालिटी को हम कंसिडर करते हैं। लेट्स से अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे अपने घर जो मैंने बिल्डिंग बनाई है उस बिल्डिंग की दीवारों पर सिर्फ चूना लगाना है, ठीक है, ये वो वाला चूना लगाना नहीं है, सिर्फ चूना लगाना है और पेंट वर्क मैं नहीं कर रहा। अच्छा, अब इज इट गुड थिंग और बैड थिंग? अगर मैं चूना लगा रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा, ये क्वालिटी जो है वो गुड क्वालिटी यूज की है, बैड क्वालिटी यूज की है? भाई अगर तो मेरी रिक्वायरमेंट ही सिर्फ ये चूना लगाने की ही है तो फिर मैंने इसके ऊपर जो लाइमस्टोन किया है, जो चूना लगाया है, वो बेसिकली मेरी क्वालिटी के मुताबिक है, इसको मैं हाई क्वालिटी ही समझूंगा। लेकिन अगर मेरा यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी एज अ कस्टमर, मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे चूने की नहीं थी बल्कि कुछ डिस्टेम्पर या सॉरी पेंट वर्क की थी, प्रॉपर पेंट की थी, तो मैंने उस केस के अंदर चूना लगा के एक्चुअली लो क्वालिटी चूना ही लगा दिया, मैंने लो क्वालिटी का काम किया। सो बेसिकली इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड और इररिस्पेक्टिव ऑफ द सॉरी जो ग्रेड है, मैं क्वालिटी उस चीज को समझता हूँ जो मेरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, जो मेरा कस्टमर मांग रहा है। अब जो कस्टमर मांगता है वो समटाइम्स आपको बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर देता है और समटाइम्स वो कुछ चीजें डिफाइन करता है, कुछ छोड़ देता है, और समटाइम्स वो बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करता। इसकी हम दो तीन सिनेरियोज अपने माइंड में रखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये कहता हूँ कि यार मुझे एक घर बनाना है और मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामले में, आई हैव नो एक्सपीरियंस, आई हैव नो एक्सपर्टीज, नो नॉलेज, और मैं कहता हूँ कि यार मेरा जो बिल्डिंग ब्लॉक बनना है वो बिल्डिंग जो है ना वो लेट्स से 8 स्टोरीज बिल्डिंग होनी चाहिए और उसके अंदर लाइक 2 स्टोरीज बेसमेंट में या 6 ऊपर है। अब ये जो मैंने डिज़ायर पेश की है ये कस्टमर को, और कस्टमर को मैंने कहा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल वर्क भी शामिल है, प्लम्बिंग का भी है, फिनिशिंग भी है, सब कुछ शामिल है। अच्छा, अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर है इसको मैंने एज सच क्वालिटी डिफाइन नहीं किया खुद से, मैंने उसे ये कहा कि ये रिक्वायरमेंट है। अब 8 स्टोरी बिल्डिंग विद 2 बेसमेंट, अगर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैं देखूं तो सबसे पहला मैं ये काम करूंगा कि मैं अपनी इस बिल्डिंग के अंदर जो मटेरियल यूज होना है उसकी जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होनी चाहिए और इसके बाकी फीचर्स, इस तरह के क्वालिटी के फीचर्स क्या होने चाहिए, ये मैं डिफाइन करूंगा। अब वो डिफाइन करने के लिए मैं खुद या मेरे नीचे जो टीम मेंबर्स एक्सपर्ट होंगे इस काम के, उनसे मैं पूछूंगा कि यार आपके ख्याल में ये जो बिल्डिंग अगर इतनी इसकी स्टोरीज हो जिसमें 2 बेसमेंट भी हों तो आपके ख्याल में इसकी क्या क्या चीज़ें हमें करवानी पड़ेंगी, या क्या क्या पॉइंट्स, या कितना हमें इसके अंदर नीचे जो है ना वो स्टील का एक नेट बिछाना पड़ेगा या नहीं बिछाना पड़ेगा, मुझे उस लैंड का कोई सर्वे करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, वगैरह वगैरह। वो सारी बातें मुझे पता चलेंगी उस रिलेटेड जो भी मेंबर है, जो उस चीज़ का एक्सपर्ट। अगर मैं खुद हूँ तो ऑब्वियसली मुझे पता होगा, अदरवाइज मैं इनसे लूंगा। तो मैं अब कस्टमर से डिस्कस करूंगा कि सर और मैम ये जो 8 स्टोरीज विद दिस बेसमेंट और ये जहाँ पे जो सॉइल की कंडीशन है उन सारों को मद्देनजर रखते हुए आई वुड रिकमेंड के जो हम स्टील यूज करेंगे वो इस गेज का होगा, जो हम मिक्सचर का फॉर्मूला यूज करेंगे जो इसके अंदर मिक्सचर रेशियो होगी सीमेंट वर्सेस सैंड वर्सेस क्रश, वो हम यूज करेंगे 1:3:3, या हम कहेंगे कि एक सीमेंट, एक 1 पार्ट सीमेंट है, 3 पार्ट सैंड है और 3 पार्ट क्रश है, या मैं कहूँ कि यार ये लैंड इस किस्म की है, 2 ये करेंगे प्लस हम स्टील भी इतना इतना यूज करेंगे। अब ये जो डेफिनेशन में सारी बना रहा हूँ ये बेसिकली वो क्वालिटी में डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, उस स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए मुझे मिक्सचर क्या यूज करना चाहिए एंड सो ऑन। सो बेसिकली यहाँ पे कस्टमर ने कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हमें नहीं बताई। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कस्टमर मुझे कह दे कि किसी एक स्टैंडर्ड का नाम खुद बता दे कि आपने यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉर लेट्स से इलेक्ट्रिकल वर्क करना है जिसमें 99.99% कॉपर और इंसुलेशन इस तरह की और वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो अब ये जो उसने मुझे स्टैंडर्ड बता दिया
तो बेसिकली उससे खुद क्वालिटी डिफाइन कर दी कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब इस केस में मैं खुद से ये चीज़ें डिफाइन नहीं कर रहा। फिर कुछ बाज़ दफ़ा क्या होता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे गाइड करती है खुद। ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स के अंदर इस तरह की बातें लिखी हुई होती हैं कि हम अपना कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट जो भी करेंगे, हम जो भी मटेरियल अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे या जो भी मेथड यूज़ करेंगे, वहाँ पे क्वालिटी का स्टैंडर्ड ये होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा आईएसओ सर्टिफाइड है तो फलां करेंगे और ये करेंगे। सो अब ये जो मेरे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, वो स्टैंडर्ड्स जो है ना वो मैं फॉलो करूंगा अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मेरे पे कुछ पाबंदियां ऐसी लगी हुई हैं। एक और बात कि ये अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, ये मटेरियल की एक थी। दूसरा हमने वो जो इंसुलेशन और 99.9% कॉपर, ये इलेक्ट्रिकल वर्क की आ गई। एक और है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे होगी, क्या इसका भी कोई स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है? तो मे बी हम पीएमआई का स्टैंडर्ड फॉलो कर लें। सो आपने हर चीज जो करनी है वो प्रॉपर किसी डिफाइंड क्वालिटी या डिफाइंड स्टैंडर्ड के मुताबिक करनी है। तो सबसे जो पहला मेरा काम होता है वो ये होता है कि मैं कस्टमर से पूछूं आप क्या चाहते हैं। अगर तो वो मुझे एक्सप्लिसिटली बता दे मेरी क्वालिटी की ये रिक्वायरमेंट्स है तो ऑब्वियसली वो फॉलो करूंगा। अगर वो एक्सप्लिसिटली नहीं बताता तो फिर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर ये मेरा काम है कि मैं क्वालिटी को डिफाइन करूं कि क्वालिटी होगी क्या, कौन सी क्वालिटी हमें मेंटेन करनी है। अच्छा, बाज़ दफ़ा जैसे मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कोई लीगल रिक्वायरमेंट उसकी तरफ से, ठीक है, कोई सेफ्टी के जैसे ओशा एक वो स्टैंडर्ड है, आपने नाम सुना होगा ओशा का। अब वो स्टैंडर्ड को कहते हैं कि लाजमी फॉलो होगा, हमारे प्रोजेक्ट्स जितने होंगे स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो पहला काम हमें ये डिफाइन करना है कि हमारी क्वालिटी क्या होगी। जब ये डिफाइन हो जाता है तो फिर हम अगला काम सोचते हैं कि अच्छा यार ये रिक्वायर्ड लेवल है, इस लेवल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या अब काम करने हैं, वो हमारा अगला स्टेप है। सो अगर मैं ये कहूँ, अब इस फिगर को या डायग्राम को आप अपने सामने देखें तो क्या है, सबसे पहले कस्टमर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स बताता है और इन रिक्वायरमेंट से हम क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स भी अस्यूम कर लेते हैं कि उसने बताई हैं या कुछ उसने बता दी हैं और बाकी हम खुद करेंगे। ठीक है, लेट्स से फॉर द टाइम बिंग हम कहते हैं कि यार कुछ रिक्वायरमेंट्स कस्टमर ने भी बता दी हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए प्रोजेक्ट टीम ने उनसे पूछा, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उसके अंदर, अच्छा आपको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ये सारी चीजें करके हमने अपना स्कोप डिफाइन कर लिया। अब इस स्कोप को कंप्लीट करने के बाद अगर मैं एंटर हूं तो इस स्कोप को अचीव करने के लिए मुझे क्वालिटी लेवल क्या चाहिए होगा। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर मुझे 8 स्टोरी बिल्डिंग खड़ी करनी है तो मुझे क्या डिजायर्ड क्वालिटी लेवल चाहिए होगा, क्या मैं कितनी स्ट्रेंथ, क्या मुझे ये बिल्डिंग 100 साल खड़ी रखनी है, क्या मुझे ये बिल्डिंग 50 साल खड़ी रखनी है और व्हाट। मैं एक्चुअली इससे मैं आपको बताऊं, एक जो 9/11 के अंदर ये एक वाकया हुआ और एयरक्राफ्ट जो है वो आके क्रैश करे उधर ट्विन टावर अमेरिका में। अ, उस पे एक रिसर्च स्टडी के पार्ट के तौर पे, लाइक आई वाज स्टडीइंग सम एक्सप्लोसिव रिलेटेड थिंग्स, तो वहाँ पे मतलब एज अ पार्ट ऑफ माय डिग्री में रिसर्च वर्क के अंदर, तो मैंने उस इमारत को पढ़ा, उसकी जो डिज़ाइन था वो क्या था। तो उन दोनों टावर्स के अंदर उन्होंने ये इंश्योर किया था, ये लिखा हुआ था एज सच, कि अगर एक बोइंग पता नहीं कौन से वाला था वो प्लेन, उस वो बोइंग आके हिट करता है तो हमारा ये स्ट्रेंथ या स्ट्रक्चर इतना होना चाहिए कि इसको ये सरवाइव कर सके। मतलब 60s में जब वो बिल्डिंग बनी थी तो उस वक्त उन्होंने ये लिखा था। उसका पर्पज ये था कि इर्द गिर्द ज़ाहिर एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के पास अगर कुछ बिल्डिंग्स खड़ी हुई है तो देयर इज अ चांस, देयर इज अ रिस्क, ऑलवेज देयर इज अ रिस्क, तो कोई एयरक्राफ्ट आके हिट कर सकता है। तो अब आप देखें कि इन बिल्डिंग्स को आपने क्या डिजायर्ड स्ट्रेंथ देनी है। जैसे अब मैं कहता हूँ कि 8 बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो मेरा क्या उसको 100 साल खड़े रखने का प्रोग्राम है, 50 साल के लिए बना रहा हूँ या क्या बना रहा हूँ। अकॉर्डिंगली फिर मैं अपनी क्वालिटी को डिफाइन करूंगा। अच्छा, अब मुझे कौन सा ग्रेड यूज करना है वो बताऊंगा। अच्छा, सो इसके लिए जैसे मैंने अभी कहा कि मेरे पास कोई अपने रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या इंडस्ट्री के अंदर। आपके ऊपर कोई एक कह लें कि एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है कि जी जब भी हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। यूनाइटेड नेशन का प्रोडक्ट है तो प्रोजेक्ट है वो अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होंगे। अच्छा, फिर क्वालिटी डिपार्टमेंट भी हमें इनपुट देता है और वो इनपुट बताता है कि जी आपने क्वालिटी के बारे में ये चीज़ें या ये स्टैंडर्ड को फॉलो करना है या ये डेफिनेशन होगी क्वालिटी की हमारे प्रोजेक्ट पे। अच्छा, उसके बाद ये जो मेरे पास अवेलेबल क्वालिटी स्टैंडर्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है इनसे मैं बनाता हूँ। इनको प्रोजेक्ट मैनेजर
सामने रखते हुए ये डिफाइन करता है कि भाई इलेक्ट्रिकल पे ये क्वालिटी फॉलो होगी, मैकेनिक जो सिविल वर्क है उस पर ये चीज़ें होंगी, उसके बाद जो सेफ्टी रूल्स हैं उसके लिए ये स्टैंडर्ड्स या प्रोसीजर्स फॉलो होंगे, उसका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है उसके लिए ये स्टैंडर्ड फॉलो होगा। तो जितने भी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं वो हम अपने सामने डिफाइन कर लेते हैं यूजिंग ऑल दीज थिंग्स। फिर भी अगर कुछ बातें रह जाती हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, कस्टमर ने कहा बस मुझे ये चाहिए, आप खुद देखें कि व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट लेवल। मेरा स्कोप ये है कि ये बिल्डिंग मुझे 800 डी करनी चाहिए, जाहिर है आई वुड लाइक कि अर्थक्वेक को सस्टेन कर सके, आई वुड लाइक कि ऐसा हो, आई वुड लाइक कि ऐसा हो। वो सारी बातें जो उसने मुझे बताई उसको सामने रखते हुए अगर फिर भी कोई स्टैंडर्ड्स मिसिंग है तो प्रोजेक्ट मैनेजर वो भी डिफाइन करता है, और फिर फाइनली हमारे पास एक क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान बन जाता है। अब ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान है इसके अंदर ये सारी बातें लिखी होंगी। वो बातें क्या क्या हैं? पहली बात ये कि मेरे प्रोजेक्ट पे क्वालिटी है क्या। जब मैं कहता हूँ ना मेरे प्रोजेक्ट पे क्वालिटी है क्या, तो मैं हर एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे अभी कहा कि सिविल वर्क मैंने किस क्वालिटी या ग्रेड लेवल का करना है, इलेक्ट्रिकल वर्क मैंने कैसे करना है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड मेरे क्या होंगे, स्टैंडर्ड्स कौन से फॉलो करने हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए डिजायर्ड लेवल क्या होगा, और फिर इन लेवल्स को अचीव या इन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या काम करने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक डिफाइन कर लिया कि मेरी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ इतनी होगी। अब इस स्ट्रेंथ को इंश्योर करने के लिए कि यार यही स्ट्रेंथ हो, मैंने एक प्रोसेस डिफाइन करना है। अब वो प्रोसेस क्या है कि भाई जब मटेरियल आएगा, फॉर एग्जांपल 1000 ब्रिक्स आएंगी, तो उन 1000 में से 10 ब्रिक्स में निकाल के रेंडमली उसको टेस्ट करूंगा उनकी स्ट्रेंथ। जब मेरे पास क्रश आएगी तो उसके ग्रेन का साइज कितना होना चाहिए, जब मेरे पास सैंड आएगी तो वो किस क्वालिटी की, ड्राई होगी या नहीं होगी, या उसका ग्रेन साइज। इसी तरह अगर कोई मैंने सीमेंट की बॉन्ड स्ट्रेंथ चेक करनी है या उसके ग्रेन का साइज कितना बारीक है, मोटा है, वो चीज़ें देखनी है। तो ये मैं सारे के सारे स्टेप्स डिफाइन करूंगा। जब मटेरियल आएगा तो पहले मैं ये चेक करूंगा, फिर उसके बाद जब मटेरियल मिक्स होगा तो मैं ये प्रोपोर्शंस इंश्योर करूंगा, और फिर जब वो लेट्स से ये मिक्सचर बन जाएगा तो कितनी देर के अंदर अंदर इसको पोर करना है, मैं उसके बारे में कुछ सोचूंगा, एंड सो ऑन। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक डिजायर्ड स्टैंड क्वालिटी लेवल डिफाइन किया कि यार ये है वो क्वालिटी जो मुझे अचीव करनी है, और फिर मैं उस क्वालिटी को अचीव करने के लिए एक प्रोसेस पूरा डिफाइन करता हूँ कि मैंने इस प्रोसेस को फॉलो करना है। अब जब ये प्रोसेस फॉलो होगा तो मैंने साथ के साथ ये इंश्योर भी करना है कि मैंने जो प्रोसेस बनाया है वो सही फॉलो हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, मैं ये भी चाहूंगा देखना कि भाई हो सकता है लोग फॉलो कर रहे हो बट उससे वो डिजायर्ड क्वालिटी जो हमने इधर डिफाइन की है वो ना आ रही हो। इससे मुझे कहा कि जी आप इतना इतना सीमेंट का मिक्स करें, और जब वो चीज़ बन रही है तो मुझे नज़र आ रहा है कि भाई वो चीज़ बनने के बाद फिर भी ये डिज़ायर्ड लेवल नहीं अचीव कर पा रही, हालांकि यहाँ पे वो प्रोसेस पूरा फॉलो हो रहा है। तो अब हो सकता है या तो मेरा ये डिज़ायर्ड लेवल जो मैंने डिफाइन किया हुआ है क्वालिटी का लेवल वो भी ठीक नहीं है, ये भी हो सकता है कि मैंने उस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस डिफाइन किया वो प्रोसेस में कमी है, जब भी तो प्रोसेस फॉलो करके भी मेरा डिज़ायर्ड लेवल नहीं आ रहा, तो मैं इस प्रोसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तीसरी बात इसी प्लान के अंदर, ये जो मैंने बातें की ये है मैनेज क्वालिटी के, मैं अपने प्रोसेस स्टैंडर्ड भी डिफाइन कर रहा हूँ, उन स्टैंडर्ड को फॉलो भी कर रहा हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ जगह जगह जब मिसाला मिक्स होता है, जब मटेरियल आता है, जब मिसाला मिक्स होता है, फिर ड्राई होता है, क्योर होता है, एंड सो ऑन, जगह जगह हर जगह मैं साथ के साथ क्वालिटी को इंश्योर कर रहा हूँ कि भाई वो डिजायर्ड लेवल अचीव करने के लिए जो प्रोसीजर्स डिफाइन हुए हैं वो फॉलो हो रहे हो, और साथ साथ ये भी देख रहा हूँ कि वो सारे प्रोसेसेस जो फॉलो हो रहे हैं वो इफेक्टिव भी हैं, या उन प्रोसेसेस में भी कोई कमी है उनको इम्प्रूव करना है। अच्छा, उसके बाद मैं ये भी देखूंगा कि जो मेरे पास डिलीवरेबल आ जाएंगे, जो इस पूरे प्रोसेस के बाद इन सारों की नज़रों के सामने जब बनेंगे, तो उसके बाद जो वो डिलीवरेबल बनेगा उसको मैं फिर इवन देन चेक करूंगा एंड पे कस्टमर के पास भेजने से पहले कंट्रोल क्वालिटी वाला है। तो ये कंट्रोल क्वालिटी कैसे होगी मैं ये भी इसी प्लान के अंदर बताऊंगा। सो मेरा प्लान ये सारी चीज़ें, क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी को कैसे इंश्योर करना है, उसके प्रोसेसेस, फिर इन प्रोसेसेस को कैसे इम्प्रूव करना है, और फिर वो जो मेरे पास डिलीवरेबल बने हैं उन डिलीवरेबल को कैसे चेक करना है, और अगर कोई रिवर्क होता है तो कैसे वापस भेजना है। ये सारे का सारा प्लान जो है क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान की शक्ल में बना लेता हूँ। और हमारे पास बहुत सारी मैट्रिसेस बनती है। मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस बेसिकली
कुछ चीज़ें हम टेबल में लिख सकते हैं, कुछ चीज़ें हम लिस्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिस्ट की फॉर्म में क्या है? फॉर एग्जांपल, अच्छा जी आपने ये कर लिया, ये बटन ऑन कर लिया, हेलमेट पहन लिया, हो गया। ये चेक लिस्ट में एक बना सकता हूँ। लिस्ट है और जो चीज़ें होती जा रही हैं, मैं कह रहा हूँ हाँ जी होती जा रही हैं। तो एक तरीका ये है चीज़ों को फॉलो करने का या इंश्योर करने का। दूसरा क्या हो सकता है? एक और तरीका हो सकता है मैं टेबल बना लूँ। टेबल के अंदर मैं क्या करूँ कि एक रो में, सॉरी, एक जो है कॉलम जो है उसमें मैं डिफरेंट डिजायर्ड वैल्यूज लिख लूँ, और यहाँ पे मैं लिख लूँ जी कि एक्चुअल वैल्यूज क्या है, और उन दोनों को कंपेयर करता जाऊँ साथ के साथ। ये काम ऐसे होना चाहिए था, यहाँ पे ऐसे हुआ है। इतना डाया होना चाहिए था, यहाँ पे इतना डाया है, एंड सो ऑन। तो एक मेरे पास ये तरीका। और तीसरा है कि मैं जब 2 डायमेंशन से ऊपर जाता हूँ तो मैं जनरली मैट्रिसेस बनाता हूँ, और मैट्रिसेस हम इंशाल्लाह भी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ कि वो क्या है। तो उसको भी आप मैट्रिसेस को भी यूज़ करते हो इन एडिशन टू दिस प्लान, सो दैट हम अपने इंटरमीडिएट जितने भी स्टेप्स हैं उनमें ये इंश्योर कर सके कि जो हमने प्लान बनाया है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, अब जब ये काम हो गया मेरा क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, एंड आप कह लें कि यहाँ पे मैं अगर साइड पे कहूँ, मैट्रिसेस जितनी मैंने यूज करनी है प्रोजेक्ट के ऊपर, जो टेस्ट करनी है वो सारे के सारे फाइनल हो गए। हर स्टेज पे जो टेस्ट मुझे करना है वो सारे का सारा मैंने फाइनल कर लिया। तो अब इसके बाद क्या होगा, मैं अब एक्चुअल में मेरा ये क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान दूसरे नॉलेज एरिया के प्लान्स के साथ मिक्स होके कंबाइन होके यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो सारी चीज़ों को सारे प्लान्स को इंटीग्रेट करता है उसकी शक्ल में यहाँ पे आएगा। अब ये प्लान जब अप्रूव हो जाएगा, तो अप्रूव होने के बाद मेरे प्रोजेक्ट पे अब इस प्लान ने फॉलो होना है एग्जीक्यूटिंग के। जब मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आएगा तो उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। अब इस एग्जीक्यूशन के दौरान जाहिर है हर नॉलेज एरिया का अपना अपना काम है। ये जो ग्रीन डैश्ड एरिया है इसके अंदर हम क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ों को देख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा कि दो मेरे प्रोसेसेस हो रहे होंगे, एक हो रहा होगा मैनेज क्वालिटी का, और दूसरा मेरा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है कंट्रोल क्वालिटी का। अच्छा, अब एक एग्जीक्यूटिंग में है और एक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मकसद ये है कि जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है या चल रहा है तो साथ साथ कंट्रोल भी हो रहा है, मॉनिटर भी हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैनेज क्वालिटी के अंदर मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं ऑडिट को अभी थोड़ी देर में टच करता हूँ। लेकिन पहली बात, वो जो प्रोसेस मैंने बनाए थे वो फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, प्रोसेस एडहेरेंस। दूसरी बात, अगर फॉलो हो रहे हैं तो क्या वो डिजायर्ड क्वालिटी का रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर नहीं कर रहे तो मैं अपने प्रोसेसेस को कंटिन्यूसली कैसे इंप्रूव करता हूँ। ये है मेरे पास मैनेज क्वालिटी का पार्ट। लेकिन इंटरेस्टिंगली अभी तक आपने कंट्रोल के जितने भी प्रोसेसेस पढ़े हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के, उनके अंदर हम एक बात करते हैं कि यार जो मेरे पास वर्क परफॉर्मेंस डाटा मैनेज कंट्रोल सॉरी एग्जीक्यूटिंग नॉलेज एरिया के अंदर आता है उसको हम कंट्रोल में भेजते हैं। इस वाले पर्टिकुलर केस में, कंट्रोल क्वालिटी के केस में, वो डाटा जाता तो है लेकिन कुछ और चीज़ें भी जाती हैं। वो क्या है, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था मेरे जितने भी इंटरम डिलीवरेबल बनते हैं वो डिलीवरेबल बन के इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं कंट्रोल क्वालिटी के पास, और क्वालिटी कंट्रोल वाले इसको चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कि भाई जो चीज़ बनी है अब इसके साथ वो डिजायर्ड रिजल्ट या डिजायर्ड जो क्वालिटी लेवल हमने प्लान के अंदर डिफाइन किया था वाकई ही उसी स्टैंडर्ड या डिजायर्ड क्वालिटी के मुताबिक चीज़ें बन रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैनेज क्वालिटी के दौरान हमने काम करते हुए प्रोसेस के दौरान चीज़ें इंश्योर की कि हमने जो स्टेप्स सोचे हुए हैं वो सारे के सारे फॉलो हों, और फिर जो चीज़ बने वो कंट्रोल क्वालिटी के अंदर जाके चेक होगी। तो अगर ये कंट्रोल क्वालिटी के अंदर मेरी बहुत सारी चीज़ें रिजेक्ट हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरा जो मैनेज क्वालिटी का प्रोसेस है वो ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि हम अपनी तरफ से प्रोसेस फॉलो किए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रोसेस फॉलो करने के नतीजे में जो चीज़ें बन रही हैं आगे वो कंट्रोल क्वालिटी के पास जब जाती हैं इंस्पेक्शन या टेस्टिंग के लिए, वहां पे वो फेल हो रही हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो क्वालिटी के लिए जो मैंने प्रोसेसेस डिफाइन किए हुए हैं उन प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो दैट मीन्स कि मैं अपने कंट्रोल क्वालिटी के रिजल्ट्स को देखूंगा टू इम्प्रूव माय प्रोसेसेस। इसके अलावा एक और चीज जो मैंने ऑडिट का वर्ड छोड़ा था यहाँ पे, हम साथ के साथ ऑडिट भी करते रहेंगे आफ्टर 6 मंथ, मे बी 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, कि क्या वाकई ही हमारी क्वालिटी सही मैनेज हो रही है जैसा कि हमने प्लान किया था, क्या वाकई उन प्रोसेसेस को फॉलो किया जा रहा है। एंड अगर नहीं हो रहा, मतलब ये किया जा रहा है, सॉरी,
तो फिर क्या कंट्रोल क्वालिटी के रिजल्ट्स वाकई इस चीज़ पे गवाह है कि यार हाँ वाकई आप जो चीज़ देते हैं वो वाकई हमारे कंट्रोल क्वालिटी वाले के पास पास हो जाती है? अगर तो ऐसा है तो फिर तो इसका मतलब ये प्रोसेसेस सही फॉलो हो रही है एंड उन प्रोसेसेस से रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं ऑडिट के अंदर ये देखूंगा कि यार प्रोसेस में क्या कमी है, या प्रोसेस हो सकता है पूरा फॉलो ही ना हो रहा हो, प्रोसेस ठीक हो लेकिन फॉलो ना हो रहा हो। दोनों सूरतों में आई वुड लाइक टू नो कि मेरा फ्लॉ कहाँ पे है। नाउ दिस इज द ओनली नॉलेज एरिया, ये और दिस इज द ओनली प्रोसेस सो फार जो आपने पढ़ा जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को यहीं पे मैयर कर रहे हो रादर देन कंट्रोल में जाके। आप ये वाहिद नॉलेज एरिया है जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहे हो विद द प्लान while remaining in the executing knowledge process group। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में तो करते ही हैं बट एग्जीक्यूटिंग में भी आप कर रहे हो कि यार मेरे प्रोसेसेस ठीक है या नहीं है। सो ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। आज हम बड़ी डिटेल में इन सारी बातों को मजीद मैं 3-4 दफ़ा इसको डिफरेंट एंगल से दोहराऊंगा। और क्वालिटी के अंदर सिर्फ एक यही बात है कि आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए प्लान के अंदर हम क्या करते हैं और मैनेज क्वालिटी के अंदर क्या करते हैं और फिर कंट्रोल क्वालिटी के अंदर हम क्या करते हैं। दूसरी जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो है टूल्स एंड टेक्निक्स। एक लंबी लिस्ट है टूल्स एंड टेक्निक्स की। वो टूल्स एंड टेक्निक्स कुछ ऐसे हैं जो प्लान के अंदर भी हैं और मैनेज के अंदर भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो मैनेज के अंदर भी हैं, कंट्रोल के अंदर भी हैं। उनका उन टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में आपको लाजमी जानना चाहिए कि अगर एक टूल एंड टेक्निक प्लानिंग के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ और वही टूल एंड टेक्निक मैं मैनेज क्वालिटी के अंदर कर रहा हूँ, तो प्लानिंग में इस टूल एंड टेक्निक को यूज करने का क्या जरूरत या क्या फोकस है, और अगर वही टूल एंड टेक्निक मैनेज क्वालिटी के अंदर कर रहा हूँ तो मैनेज क्वालिटी में उसी टूल एंड टेक्निक का क्या पर्पस है। तो दूसरा एस्पेक्ट ही है। और दूसरी बात हम ये करेंगे, मैं टूल एंड टेक्निक एक लंबी लिस्ट है पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन आखिर पे जो मैं उसको सम अप करूंगा वो सम अप करना लाजमी है आपके लिए, वो आपको समझना जरूरी है। मे भी वो आज ना हो सके, वो हम कल करेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये जो प्रोसेस पूरा है इस पूरे प्रोसेस का फ्लो आपको 100% क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। सो वैसे इन जर्नल मैं दोबारा बताता हूँ, वैसे इन जर्नल हम ये कहते हैं कि भाई जब भी मैं अपने जो मैं काम कर रहा हूँ एग्जीक्यूटिंग के अंदर, अगर उसको मैंने चेक करना है कि मैं काम ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अपना वर्क परफॉर्मेंस डाटा वो यूज करता हूँ जो एग्जीक्यूटिंग में बनता है, और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के अंदर जाकर उसको कंपेयर करता हूँ। बट इंटरेस्टिंगली मैनेज क्वालिटी के अंदर ही मैं एक चीज देख रहा हूँ, और वो मैं क्या देख रहा हूँ कि यार क्या मैं जो प्रोसेसेस फॉलो कर रहा हूँ वो प्रोसेसेस वाकई ही सफिशिएंट हैं, काफ़ी हैं, या मुझे उन प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ये जो चीज़ मैं चेक करता हूँ ये दो तरीके से करता हूँ। एक तो मैं हो सकता है कंट्रोल क्वालिटी की जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना वो मुझे बता देंगे कि भाई आप तो अपनी तरफ से बड़े प्रोसेस फॉलो करके चीज़ें बनाते जा रहे हैं, और वो सारी चीज़ें क्वालिटी कंट्रोल में जाके जो है ना रिजेक्ट हो जाती हैं, एक्सेप्ट ही नहीं होती, वहां से वापस भेज देते हैं वो लोग रीवर्क करने के लिए। तो इसका मतलब है अगर मैं प्रोसेस फॉलो भी कर रहा हूँ तो उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और दूसरा ऑब्वियसली मैं थ्रू ऑडिट करूंगा। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट या याद आपने रखना है, ऑडिट जो है वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, ऑडिट 3 जगहों पे हम जनरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपको 3 प्रोसेसेस में ऑडिट कहीं ना कहीं नजर आएगा। सारे डिफरेंट ऑडिट्स हैं, कोई एक तरह का ऑडिट नहीं है। फाइनेंशियल ऑडिट की बात नहीं कर रहे जिसमें हम पैसे का ऑडिट करते हैं, वो बात नहीं हो रही यहाँ पे। ऑडिट से मुराद क्या है? क्वालिटी के अंदर ऑडिट ये हो रहा है कि भाई आपने जो प्रोसेसेस बनाए हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अच्छा, एक और ऑडिट होता है और वो होता है रिस्क कंट्रोल, जो हम मॉनिटर रिस्क कर रहे होते हैं उस प्रोसेस के अंदर। वहां पे भी हम अपने रिस्क का एक तरह से ऑडिट करते हैं कि जो मैंने रिस्क मैनेजमेंट के जितने भी प्रोसेसेस फॉलो किए हैं वो कितने कारगर साबित हुए। लेकिन वो एज यूजुअल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का पार्ट है। एक और ऑडिट होता है वो होता है कंट्रोल प्रोक्योरमेंट के अंदर। कंट्रोल प्रोक्योरमेंट के अंदर जो चीज़ें मैंने प्रोक्योर की हैं बाहर से कस्टमर से बनवा रहा हूँ, सॉरी सेलर से बनवा रहा हूँ, इसकी बनी हुई चीज़ों का मैं ऑडिट करता हूँ। तो ये 3 ऑडिट जनरली आपको नजर आएंगे, ये आपने याद रखने हैं। पहला ऑडिट हम अभी यहाँ पे मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मैनेज क्वालिटी के अंदर। दूसरा ऑडिट हम पढ़ेंगे इसको रिस्क मैनेजमेंट नॉलेज एरिया लेकिन कंट्रोल रिस्क के अंदर, और सॉरी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप के अंदर, सॉरी। और इसी तरह जो मेरे पास प्रोक्योरमेंट वाला नॉलेज एरिया जिसमें हम प्रोक्योरमेंट को कंट्रोल करते हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप पे, वहां पे भी हम ऑडिट करते हैं। और वो ऑडिट होता है जो चीजें मुझे बना के दी जा रही हैं
या अभी आप फिलहाल इसको यही रखिए, लेकिन जब हम कंट्रोल प्रोक्योरमेंट में जाएंगे तो फिर मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कि वहाँ पे एक टर्म हम यूज करते हैं इंस्पेक्शन और एक टर्म हम यूज करते हैं ऑडिट। ऑडिट थोड़ा सा आप कह लें कि उससे अगला लेवल है, जिसमें हम कस्टमर सॉरी जो मेरा सेलर है वो जो चीजें बना रहा है उसके बनाने के प्रोसेस को भी हम जाके मॉनिटर करते हैं। एनीवेज, वो हम तब करेंगे जब वहां पहुंचेंगे। सो यहाँ पे मैनेज क्वालिटी के अंदर एज आई टोल्ड यू कि एक आपको अपेरेंटली मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का काम होता हुआ नजर आएगा। वो ये कि क्या मेरे प्रोसेसेस ठीक है या नहीं, क्या मुझे प्रोसेस इंप्रूव करने हैं या नहीं। ठीक है, ये जो बात है ये जल्दी हम कंट्रोल क्वालिटी में करते हैं कि यार मेरा प्लान क्या था, वो प्लान सही फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, उस प्लान से और एक्चुअल में वेरिएंस कितनी है। ये सारे काम तो हम कंट्रोल के अंदर कर रहे होते हैं जनरली, लेकिन क्वालिटी के केस में ये काम मैनेज क्वालिटी में होता है। तो फिर कंट्रोल क्वालिटी और मैनेज क्वालिटी के अंदर क्या फर्क हुआ? बेसिकली मैनेज क्वालिटी के अंदर हमारा जो फोकस होता है वो फोकस होता है प्रोसेस का, चीज बनने का, डिलीवरेबल बनने का, प्रोजेक्ट के ऊपर काम जो हो रहा है उस काम का काम पर फोकस रखना कि वो ठीक प्रोसेस से हो रहा है, उसमें मटेरियल ठीक क्वालिटी का यूज हो रहा है, उसमें चीजें सही तरह से मिक्स हो रही हैं वगैरह वगैरह। ये सारी बातें जो हम देखते हैं, ये प्रोसेस फोकस जो मेरा होता है वो मैनेज क्वालिटी में है। लेकिन जो मेरे पास डिलीवरेबल्स बन रहे हैं इस प्रोसेस के नतीजे में, उनको जो मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, उनको जो मैं चेक करता हूँ, उसका वो है कंट्रोल क्वालिटी का फोकस। तो दोनों चीजों में फोकस का डिफरेंस है। एक में प्रोसेसेस पे हम नजर रखते हैं और दूसरे में हम उन प्रोसेसेस के नतीजे में जो चीज बनती है उस पर नजर रखते हैं। भारत ये दोनों प्रोसेसेस आपस में एक चीज शेयर करते हैं और वो शेयर क्या है? वो है हमारे जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं उनको शेयर करना। लाइक मैनेज क्वालिटी ने एक चीज बनाई और वो जाहिर है वो चीजें मतलब बनती रही। मैनेज क्वालिटी ने इंश्योर किया, नजर में रखा कि भाई वो चीजें क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हमने डिफाइन किया होता प्लान के मुताबिक उस तरह ही चलती रहे, वो सारे प्रोसेसेस फाइनल हो और उसके बाद जो चीज बनी वो कंट्रोल क्वालिटी में गई। कंट्रोल क्वालिटी में ऐसे 10 आइटम्स गए और उन 10 में से 6 आइटम्स जो है वो रिजेक्ट करके उन्होंने वापस भेज दिए। तो अब उन रिपोर्ट को ज़ाहिर है मैनेज क्वालिटी भी एनालाइज करेगा, कंट्रोल क्वालिटी तो करेगा ही करेगा। उसकी रूट कॉज जो एक फेलियर आएगा, हर फेलियर को वो रूट कॉज एनालिसिस करेगा और हो सकता है उसमें से एक रूट कॉज यही निकले कि भाई आपके मैनेज क्वालिटी के अंदर या प्रोसेसेस सही नहीं फॉलो हो रहे या प्रोसेसेस में कमी पेशी है। और अगर कंट्रोल क्वालिटी ज़ाहिर है अगर एक दो डिफेक्ट आते हैं तो वो तो उस डिफेक्ट को वापस भेज दिया। लेकिन मैनेज क्वालिटी का ये काम है कि चाहे वो डिफेक्ट आए या ना आए, आप या अगर आता है तो उन उस डाटा को भी वो एनालाइज करे और उसके नतीजे में जहां जहां इंप्रूवमेंट चाहिए वो इंप्रूवमेंट की जाए। अच्छा जी, अब सॉरी जब मेरे पास वो चीजें या डिलीवरेबल्स उनका मैं रिजल्ट देखता हूँ या एनालाइज करता हूँ, तो उसके नतीजे में क्या होगा? जो चीज़ आई उसको मैंने इंस्पेक्ट किया, या तो मेरा डिलीवरेबल कबूल हो जाएगा या मेरा डिलीवरेबल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और अगर वो उन्होंने मेरा डिलीवरेबल एक्सेप्ट कर लिया, कंट्रोल क्वालिटी ने उसको ओके कर दिया, तो फिर मेरा वही डिलीवरेबल वेरीफाइड डिलीवरेबल कहलाता है। इस वेरीफाइड डिलीवरेबल को मैं आगे भेज दूंगा वैलिडेट स्कोप प्रोसेस में, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट नॉलेज एरिया जो डैश वाली लाइन है इससे बाहर है, जाहिर है वो मैं वैलिडेट जो है वो तो स्कोप मैनेजमेंट का नॉलेज एरिया। तो मैं उसमें जाके कस्टमर को बुलाऊंगा और कहूंगा कि सर हमने ये चीज़ बना ली, हमारे टेस्ट के मुताबिक, क्वालिटी कंट्रोल के टेस्ट के मुताबिक ये चीज़ बिल्कुल वैसी ही बनी जैसे आपने कहा था, तो अब आप काइंडली इसको चेक कर लें। तो वो है मेरा वैलिडेट स्कोप का प्रोसेस और वहां भेज दूंगा। लेकिन अगर ये चीज वहां से फाइनल सॉरी एक्सेप्ट नहीं होती और ये चीज वहां से रिजेक्ट हो जाती है, तो रिजेक्ट होने के केस में हम क्या करेंगे? हम या तो कोई रिक्वेस्ट इनिशिएट करेंगे कि हमारा प्रोसेस ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है, या हमें रीवर्क करना है। और रीवर्क जो करना है उसके लिए जाहिर है आपको एडिशनल रिसोर्सेज, एडिशनल फंड चाहिए होंगे। आपने एक चीज आपकी रिजेक्ट हुई, उसको आपने वापस जाके दोबारा बनाना है, तो ज़ाहिर है उस बनाने के नतीजे में आपको एडिशनल फोर्स रिसोर्सेज, एडिशनल टाइम चाहिए होगा। तो उसके लिए आप एक चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट करोगे। ये चेंज रिक्वेस्ट परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, अगेन इस नॉलेज एरिया से बाहर है, उसके पास जाएगी। और चेंज अगर वो अप्रूव हो जाती है तो जाहिर है ये फिर वहाँ से जाके मैं उसका जो प्लान है उसको हम चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद अब अगेन ये चेंज वाला प्लान एग्जीक्यूशन के अंदर चला जाएगा और वहाँ पे इस पे काम होगा। अच्छा, तीसरी एक चीज़ जो यहाँ पे मुझे मिलेगी इस सारे में वो है लेसन लर्न।
वो लेसन लर्न ये है कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमने क्या क्या लेसन जो है वो लर्न किए हैं, और ये चीज़ एक्चुअल में ओपीएस का पार्ट बन जाती है। और आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड टीम, आप ऑर्गेनाइजेशन को रिकमेंड करते हो कि हमारी नज़र में आप ये स्टैंडर्ड फॉलो करें, क्वालिटी के लिए ये करें, सेफ्टी के लिए ये करें, लेट्स से, और इवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड आप ये फॉलो करें, और वो रिकमेंडेशन पीएमआई एग्जाम के अंदर आप अस्यूम कर रहे हैं कि आपकी बात सुनी जा रही है, और मैनेजमेंट जो है वो आपसे इस आपके इस मशवरे को कंसीडर ज़रूर करती है। सो ये है एक ओवरऑल फ्लो जो क्वालिटी मैनेजमेंट नॉलेज एरिया या क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर करते हैं। सबसे पहले क्वालिटी डिफाइन होती है, हमने कौन सी क्वालिटी अचीव करनी है, फिर हम ये कहते हैं कि इस क्वालिटी, और या जब मैं कहता हूँ कौन सी क्वालिटी अचीव करनी, तो हर चीज़ की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, सेफ्टी की, अकाउंटिंग की, कंस्ट्रक्शन का काम है तो कंस्ट्रक्शन की, पेंट है तो पेंट की, एंड सो ऑन। सारी क्वालिटीज़ में डिफाइन करके कि ये क्वालिटीज़ है मुझे करनी है, फिर इनको इंश्योर कैसे करना है। अगर ये मेरा फाइनल हो गया, ये क्वालिटी अचीव करनी है, तो उसको अचीव करने के लिए मैं कोई प्रोसेसेस दरमियान में, उन प्रोसेस के दरमियान में कुछ स्टेप्स, और उन स्टेप्स के ऊपर मैं कोई चेक्स या टेस्ट लगा दूंगा कि ये चेक करूंगा, इस स्टेज पे आके ये देखूंगा, इस जगह पे ये देखूंगा, और इसके लिए मैं मैट्रिसेस भी यूज करूंगा। और ये सारी बातें मैं अपने मैनेजमेंट प्लान के अंदर डाल के, और फिर मैं एग्जीक्यूटिंग की तरफ चला जाऊंगा। और एग्जीक्यूटिंग के अंदर जब मैं मैनेज कर रहूंगा, तो मैं ये सारे काम करूंगा जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताए। सो ये है मेरा ओवरऑल क्वालिटी का नॉलेज एरिया। अच्छा, कुछ बातें मैंने आपको जो स्किप की थी, जरा उनको जरा जल्दी से देख लीजिए। अच्छा, और वो ये कि लेट्स से, जहाँ ये वही बात कि क्वालिटी का मतलब क्या है, और हमने कहा कि क्वालिटी मस्ट बी प्लान्ड इन। और अभी आपने देखा कि हम पहले से प्लान करते हैं रादर देन हम डिलीवरेबल को चेक तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उससे पहले कोई क्वालिटी का एक्शन इंश्योर नहीं करते, और आखिर पे जब चीज़ बन जाती है तो उसको उठा के हम इंस्पेक्शन करनी शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई ठीक बनी है नहीं। ऐसा नहीं है, हम साथ के साथ अपने प्रोसेसेस डिफाइन भी कर रहे हैं, उन पर नज़र भी रख रहे हैं, तो हम अपने प्लान का इसको हिस्सा बना देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि क्वालिटी मस्ट बी प्लान इन रादर देन इंस्पेक्टेड इन। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपके सामने ये सवाल रखा जाए कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर को ये पता चलता है कि उसके एक टीम मेंबर ने एक अपने ही कुछ प्रोसेसेस बनाए हैं, कोई हार्डवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करना था, और उन्होंने खुद से कुछ प्रोसेसेस इन वो किए हैं, बनाए हैं अपनी तरफ से, और आपके ख्याल में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको क्या करना चाहिए? अच्छा, डिपेंड्स ऑब्वियसली सो मैनी फैक्टर्स, इतना ये कॉम्प्रिहेंसिव सवाल नहीं है। कुछ कुछ ये कहें मे भी कि जी आपने ये जो उसका हम शुक्रिया अदा करेंगे जिसने इतना अच्छा प्रोसेस हमारे लिए बना के दिया, मे भी कुछ लोग ये काम कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये बिल्कुल बिगिनर लेवल के प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। जो अच्छे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, इससे बेहतर है, वो ये देखना चाहेंगे कि भाई ये जो प्रोसेस है जो उसने फॉलो किया वो कितना अच्छा था, कितना बेहतर था। ठीक है, ये एक आप कह लें कि गुड प्रोजेक्ट मैनेजर या मोर एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर वो करते हैं। लेकिन जो पीएमआई आपसे एक्सपेक्ट करती है वो इससे अगला लेवल है। वो ये लेवल है कि आपने सबसे पहले ये देखना है हमारा प्लान क्या कहता था, क्या हमारे प्लान के अंदर ये अलाउड था कि कोई खुद से एक प्रोसेस क्रिएट कर ले, या हमारे प्लान के अंदर प्रोसेस क्रिएट करने का तरीका बताया हुआ था, या हमारे प्लान के अंदर ये बात मेंशन थी कि कोई भी बंदा किसी भी वक्त खुद से प्रोसेस टीम मेंबर्स बना सकते हैं। तो हमने फॉलो करना है एज अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर प्लान को। अगर हम प्लान को फॉलो नहीं करते, खुद से हर बंदा अपनी जगह पे, हर टीम मेंबर अपनी जगह पे खुद से कोई एक स्टैंडर्ड या प्रोसेस फॉलो कर रहा है, ऑब्वियसली दिस वुड नेवर गिव यू अ स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट। हर किसी जगह कहीं अच्छा भी हो सकता है, कहीं बुरा भी हो सकता है। सो ये मेरे पास क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड था, और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं दैट क्वालिटी मस्ट बी प्लान्ड इन, इट मस्ट नॉट बी इंस्पेक्टेड इन। इंस्पेक्टेड इन का मतलब एक चीज़ बनाई और उसको आपने आखिर पे जाके इंस्पेक्ट कर लिया। हम चाहते हैं कि हर जगह पे हम यू नो साथ के साथ करें। अच्छा, इस मामले में फिर एक बात हमें बड़ा क्लियर पता होनी चाहिए, तो वो ये कि हमारे पास जब कस्टमर हमें कोई रिक्वायरमेंट देता है ना, चाहे वो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट हो चाहे कोई दूसरी रिक्वायरमेंट हो, वो वेग नहीं होनी चाहिए, वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। और आपने कस्टमर से ये एग्री करवाना है, आपने कस्टमर से ये पूछना है क्लियरली और लिखवाना है कि सॉरी, कि आप किस चीज को कहेंगे कि हाँ भाई ये चीज ठीक बनी है। दैट मीन्स हमारा जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो क्या होगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो, हमने जब कलेक्ट रिक्वायरमेंट का प्रोसेस पढ़ा था, वहां पे भी मैंने रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर भी, अदरवाइज भी मैंने बड़ा एम्फोसिस किया था कि शुरू में आपने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जरूर डिफाइन करना है। अगर आप ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नहीं डिफाइन करेंगे तो होगा क्या, आप एक चीज बना के आओगे और आपको कहोगे सर ये है जो आपने कहा था, और कस्टमर जो है ही और शी मे नॉट एग्री विद दैट थिंग। तो इस वजह से बिला वजह आपके रिवर्क भी बढ़ेगा, आपके कॉस्ट भी ऊपर जाएगी, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इफेक्ट होगी, और आपको बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे। तो इट्स बेटर कि हम ये चीज़ों को पहले से ही प्लान के जरिए इनको कर लें। और ये है मेरे पास एक ओवरऑल प्रोसेस जो अभी तक हमने किया। अच्छा, अब हम ये वन बाय वन ये प्रोसेसेस पढ़ेंगे। प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट ये प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप का हिस्सा है। उसके बाद मैनेज क्वालिटी, जैसे मैंने कहा, इसके बारे में बड़ी बात की, ये एग्जीक्यूटिव नॉलेज एरिया सॉरी प्रोसेस ग्रुप का हिस्सा है। और कंट्रोल क्वालिटी, इसके बारे में गाहे बगाहे हम जिक्र करते रहते हैं कि हमारे वेरीफाइड डिलीवरेबल्स इधर आएंगे एंड सो ऑन। अच्छा, ये सॉरी जो हमारे डिलीवरेबल आएंगे वो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर चेक होंगे। बिफोर आई फॉर्मली स्टार्ट स्टडिंग these topics, let's have a look on some important terminologies that you should be clear about before going to exam। ठीक है, वो बेसिक क्वालिटी की चीजें हैं जो बार बार आएंगी। पहली बात तो ये कि क्वालिटी है क्या। तो जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी इज डिफाइंड एज द डिग्री टू विच द प्रोजेक्ट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट अगर आपकी सस्ती चीज से हो रही है, हल्की चीज से पूरी हो रही है, जैसे मैंने कहा आपने उसको लाइमस्टोन, वो जो ग्रे जो है वो सॉरी जो चूना है वो कर दिया आपने एफ लाइमस्टोन के थ्रू, अगर आपने वही चूना लगा दिया वहां पे, तो ये काफी है। कस्टमर अगर इससे ओके है और आपकी रिक्वायरमेंट कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट होती है तो यस, दिस इज क्वालिटी। उसके लिए आपको प्रॉपर डिस्टेम्पर या मल्चन या पेंट इस तरह की कोई चीज आपने नहीं भी लगाई तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी वो और आपने वो नहीं फुलफिल की, तो फिर दैट मीन्स आप उसकी क्वालिटी के ऊपर नहीं आए। इट इज नॉट अबाउट द ग्रेड, इट इज अबाउट द क्वालिटी। सो ये बात मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन बड़ी उसमें कर चुका हूँ, और इसी तरह मैंने ग्रेड वर्सेस क्वालिटी की बात भी आपको अच्छी तरह से पहले बता दी है। अच्छा, अब कुछ और क्वालिटी रिलेटेड पीएमआईइज्म्स हैं। पीएमआईइज्म्स का मतलब कि आम हालात में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये चीजें फॉलो ना हो रही हो।